स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कॉमर्स प्लेनेट में। और आज के इस वीडियो में हम ऑडिट के जो MCQ हैं ICAI के वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश इज़ द along with auditor discipline such as accounting laws equip you will all the knowledge that required to enter into auditing as a profession। यानी आपको ऑडिटिंग एज अ प्रोफेशन शुरू करने से पहले किस चीज़ का और रिक्वायरमेंट है जो कि लॉ के साथ, अकाउंटिंग के साथ, यानी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको ऑडिटिंग एज अ प्रोफेशन अपनाना है तो आपको ऑडिटिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये हो गया आपका कि आपको ऑडिटिंग के साथ अकाउंटिंग और लॉ का भी नॉलेज होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नो बिजनेस और इंस्टीट्यूशन कैन इफेक्टिवली कैरी ऑन इट्स एक्टिविटी विदाउट द हेल्प ऑफ प्रॉपर। यानी अगर कोई बिजनेस इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा कब, जब ऑडिट नहीं हो पाएगा, रिकॉर्ड और अकाउंट नहीं होगा। तो सबसे जाहिर बात है अगर आपके पास रिकॉर्ड और अकाउंट्स ही नहीं होगा तो वहाँ ऑडिट परफॉर्म ही नहीं की जा सकती। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास क्या हो, रिकॉर्ड और अकाउंट हो। दूसरा क्वेश्चन के बाद अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे, जो कि है एज पर AS 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। यानी ये हमारा एस का जो हेडिंग है जिसका नाम है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर इन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, क्या ऑब्जेक्टिव होता है एज पर स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 200? ऑब्टेन करना रीजनेबल एश्योरेंस, ये भी सही है। टू रिपोर्ट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे ही अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करते हो और वो एक रीजनेबल एश्योरेंस होती है। इस तरह से आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी बोथ स्टेटमेंट A एंड 1B जो दोनों हैं वो आपके करेक्ट हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, IESBA जो कोड रिलेटेड टू एन ऑडिट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एस्टेब्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग एज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अ प्रोफेशनल एथिक्स रिलेवेंट टू द ऑडिटर व्हेन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करते हैं तब आपको क्या चीज़ जो है ध्यान में रखनी है, प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल इंटेलिजेंस एंड ऑप्शन डी विल बी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस टू एंड केयर। यानी आपको ऑडिट को परफॉर्म करते टाइम जो ध्यान में रखना है वो आ जाएगा एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोफेशनल एथिक्स में आता है प्रोफेशनल ड्यू एंड केयर। तो यहाँ आंसर हो जाता है हमारा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ जो है, द ऑडिटर डैश safeguard the auditor ability to form an audit opinion without being affected by influence। यानी ऑडिटर को जो ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है वो बिना किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस हुए, किस चीज़ की, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंशियली और इंटीग्रिटी। तो यहाँ हमारा जो आंसर रहेगा वो होगा इंडिपेंडेंस। यानी एक ऑडिटर को इंडिपेंडेंस रखते हुए द ऑडिटर इंडिपेंडेंस सेफगार्ड द ऑडिट एबिलिटी टू ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड द इन्फ्लुएंस। ठीक है, कभी एक ऑडिट को इंडिपेंडेंट जजमेंट भी बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? पहला, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉम फ्रेमवर्क। तो इसके अकॉर्डिंग, जो FRF के अकॉर्डिंग आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेंटेन करने का काम, प्रिपरेशन का काम जो होता है वो मैनेजमेंट का होता है, तो ये तो नहीं होगा। अगला है डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेन इंटरनल कंट्रोल, ये भी मैनेजमेंट का काम है। एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जी हाँ ये बिल्कुल एक काम होता है, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑब्टेन करना लिमिटेड एश्योरेंस, ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एन एम्प्लॉय ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल लिमिटेड वॉज द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर ऑफ ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। तो एक एम्प्लॉय किसके हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल आपकी कंपनी है, उसके अंदर आप ऑडिटर के रूप में काम कर रहे हैं, आपको अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिटर ऑफ द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस। तो उस ऐसे में आपको क्या चीज़ें चेक करनी होगी? पहला बोला ओनली बैलेंस शीट, दूसरा बोला ओनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, थर्ड वन ऑफ P&L अकाउंट, और फोर्थ वन ओनली कैश फ्लो। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ओनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी आपकी बैलेंस शीट, P&L, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो ये सब इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 8, द ऑडिटर ऑफ अ डिलीशियस स्वीट लिमिटेड कंपनी ओपिनियन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी इज टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एंड फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट। यानी ऑडिटर जो अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा वो इस बात को बताएगा, रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड देगा कि जो भी आपको डेटा मिल रहा है वो फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट है। विच टाइप ऑफ मिस स्टेटमेंट आर मेंशन बाय ऑडिटर ऑफ डिलीशियस। तो किस टाइप की जो है मिस स्टेटमेंट को यहाँ मेंशन कर रहा है? सिंपल, मटीरियल, ईजी, और ऑप्शन डी हो जाएगा कॉम्पिटेंट। यहाँ हमारा आंसर रहेगा
मटीरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री है आपके जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ द ऑडिटर कंक्लूड दैट देयर इज रीजनेबल जस्टिफिकेशन टू चेंज इन द एंगेजमेंट and if the audit work performed complied with the standard on auditing applicable to the changes engagement, the report issue would be appropriate for the revised term of engagement. In order to avoid confusion, the report will not include reference to. अगर जिस टर्म एंड कंडीशन पे ऑडिटर को अपॉइंट किया गया उन टर्म एंड कंडीशन में किसी तरह का कोई चेंजेस आ गया तो अब आपको रिवाइज कर लेना चाहिए ऑडिटर को अपना इंगेजमेंट लेटर मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करने के बाद। लेकिन यहाँ पूछा है कि इन ऑर्डर टू अवॉइड कन्फ्यूजन, ताकि फ्यूचर में किसी तरह का कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, राइट्स को लेके, तो रिपोर्ट जो है आपको कौन सा पॉइंट इंक्लूड नहीं करना रेफरेंस में। फर्स्ट वन है ओरिजिनल इंगेजमेंट और एनी प्रोसीजर्स दैट मे बी हैव बीन परफॉर्म्ड in original engagement. Option B, the original engagement. Option C, any procedure that may have been performed in original engagement. And option D, the original engagement and any procedure that may have been performed in original engagement. यहाँ हमारा आंसर हो जाने वाला है कि आपको रेफरेंस नहीं देनी है ओरिजिनल इंगेजमेंट की और एनी प्रोसीजर दैट मे हैव बीन परफॉर्म इन ओरिजिनल। अब जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है ओरिजिनल, अब आपने जब रिवाइज कर लिया है तो इसका वहाँ रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है। अब जो रिवाइज इंगेजमेंट टर्म एंड कंडीशन होगी वही एप्लीकेबल होने वाली है। 10th क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द ऑडिटर इज़ अनेबल टू अग्री टू चेंज इन द टर्म ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट एंड नॉट परमिटेड बाय मैनेजमेंट। ऑडिटर चेंज करना चाहता है टर्म एंड कंडीशन बट मैनेजमेंट ऐसा करने के लिए परमिट नहीं कर रहा, और टू कंटिन्यू द ओरिजिनल और इंगेजमेंट ऑडिट, अगर मैनेजमेंट ये कहता है कि आपको पुरानी टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही काम करना है, ऐसे में ऑडिटर क्या कर सकता है? विड्रॉ कर सकता है अगर पॉसिबल हुआ अंडर एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, डिटरमाइन कर सकता है अपनी ऑब्लिगेशंस को इधर कॉन्ट्रेक्चुअल और अदरवाइज टू रिपोर्ट द सर्कमस्टांसेस और टू देयर अदर पार्टीज सच एज दो चार्ज विद गवर्नेंस एंड ऑनर्स रेगुलेटर्स, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता सकता है, अपनी ऑब्लिगेशन जो उसकी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बन रही है वो विड्रॉ कर सकता है ऑडिट इंगेजमेंट से अगर पॉसिबल हुआ अंडर एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन, डिटरमाइन कर सकता है वेदर दीज एनी ऑब्लिगेशन either contractual or otherwise to report the circumstances to the parties such as those charged with governance, owners and regulators. Option D है आपको withdraw the audit engagement where possible under applicable law and regulation or determine whether there is any obligation. यहाँ पॉइंट थर्ड और फोर्थ में जो डिफरेंस है, यहाँ लिखा है दोनों कंडीशन एक साथ एंड और यहाँ में है एक कंडीशन, तो आपको ऑप्शन में डिफरेंस भी नज़र आना चाहिए जब आप पढ़ते हैं उसी समय। यहाँ जो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए 10th के लिए हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी दोनों चीज़ें कर सकता है। अगर उसके लिए पॉसिबल है लॉज के अकॉर्डिंग, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कि वो विड्रॉ कर सकता है तो वो भी कर सकता है, और अगर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है यानी उसके पास दूसरा क्या ऑप्शन है, अगर ऐसा वो नहीं कर सकता विड्रॉल का केस, तो वो रिपोर्ट कर सकता है सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग दो चार्ज विद गवर्नेंस, ऑनर्स और रेगुलेटर्स को, यानी दोनों में से कोई एक ही केस बनेगा, दोनों केस एक साथ नहीं बन सकते। ये इस ऑप्शन जो क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान रखने वाला बात थी। अगला पॉइंट है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन के, अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट फॉर द ऑडिटर टू चेंज द इंगेजमेंट मे बी रिजल्ट फ्रॉम, यानी क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है, अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है ऑडिटर को चेंज करने के लिए टर्म एंड कंडीशन, अ चेंज इन सर्कमस्टांसेस अफेक्टिंग द नीड ऑफ सर्विसेज, हो सकता है आपकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो जहाँ चेंजेस की नीड हो, अ मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू नेचर ऑफ द ऑडिट इज रिलेटेड सर्विस ओरिजिनली रिक्वेस्टेड, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी हो जो ओरिजिनल सर्विस आपने रिक्वेस्ट की उसके अकॉर्डिंग, अ रिस्ट्रिक्शन एंड स्कोप ऑफ द इंगेजमेंट वेदर इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट और कॉज्ड बाय सर्कमस्टांसेस, और किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन हो आपके स्कोप पे तो उसके रिगार्डिंग। यहाँ हमारा जो आंसर बनेगा 11 नंबर क्वेश्चन में वो तीनों कंडीशन एक साथ कोई सी भी हो सकती हैं, तो इसे कंडीशन में क्लाइंट आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल प्रोवाइड दैट, ऑप्शन ए अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय लॉ और रेगुलेशंस एंड डॉक्यूमेंटेशन इज प्रॉपर्टी ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जो भी ऑडिट के डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर्टी है किसकी, स्पेसिफाइड बाय लॉ एंड रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट, तो ये गलत है, प्रॉपर्टी वो किसकी होती है, ऑडिटर की होती है। यहाँ बोला कि वो प्रॉपर्टी है गवर्नेंस, दो चार्ज विद गवर्नेंस की। थर्ड ऑप्शन में बोला कि डॉक्यूमेंट जो है वो प्रॉपर्टी है मैनेजमेंट और दो चार्ज विद दोनों की, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा कि
जो भी आपके ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर्टी है किसकी, ऑडिटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है and explain as a 200 overall objective of independent auditor and they conclude that audit in accordance with the standard on auditing dash is obtained when the auditor has obtained sufficient appropriate audit evidence to reduce audit risk। वो sufficient audit appropriate evidence ले रहा है ताकि audit की risk को reduce किया जा सके and that risk the auditor express an inappropriate opinion। और audit risk का मतलब क्या होता है, वो ओपिनियन जो वो एक्सप्रेस कर रहा है वो इनअप्रोप्रिएट ना हो जाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो है मटीरियलिटी मिस स्टेटमेंट है तो ऐसे में ऑडिट पर रिस्क रहता है, उसको वो कम करने के लिए एक्स्ट्रा जो अप्रोप्रिएट सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस है उसको कलेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल या इतने लेवल तक ले जाके चला जाए रिस्क को जिसकी वो एक्सेप्ट कर सके, उतने लेवल का जो एरर है। तो यहाँ हमें डैश में फिल करना है एब्सोल्यूट एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस और रीजनेबल एंड एब्सोल्यूट एश्योरेंस। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ऑडिटर जो एश्योरेंस देगा वो कौन सी होगी, रीजनेबल एश्योरेंस होगी, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। और एक बार फिर से आपके क्वेश्चन में फिल करके पढ़ लीजिए आप स्टेटमेंट को। एज पर एक्सप्लेन 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, द रीजनेबल एश्योरेंस इज ऑब्टेन when the auditor is obtained sufficient appropriate audit evidences to reduce the audit risk। next question है हमारा 14 नंबर, dash set the scope, timing and direction of the audit and guide the development of a more detailed plan। यानी कि कौन होगा जो आपको डिटेल प्लान के बारे में गाइड करेगा, स्कोप के बारे में, टाइम के बारे में, डायरेक्शन के बारे में। यहाँ आपको ध्यान रखना है ओवरऑल स्ट्रैटेजी होगी जो कि ब्रॉडर एरिया है, यानी स्ट्रैटेजी आपका एक शॉर्ट प्लान होता है जिसके अंदर आपको सारी बातें पता होती हैं, टाइमिंग, डिटेल और डायरेक्शन, ये सारी वहाँ स्कोप के अंदर आपको गिवन स्ट्रैटेजी में बताया होगा कि आपकी ऑडिट का स्कोप क्या है, टाइमिंग क्या रहने वाला है, डायरेक्शन क्या होगा। इसी के बेसिस पे, इसके आधार पे ही आप अपना डिटेल प्लान जो है वो तैयार कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लानिंग इज डैश प्रोसेस ऑफ एन ऑडिट दैट ऑफन बीइंग शॉर्टली और आफ्टर connection with the completion of the previous audit and continue until the completion of the current audit engagement। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि प्लानिंग जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपकी ऑडिट कंप्लीट नहीं हो जाती, करंट जो आपकी इंगेजमेंट टर्म है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेटमेंट फर्स्ट, the establish of the overall audit strategy and detail plan are not necessarily discrete sequential process but are closely interrelated। तो ये तो पहला आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ऐसा नहीं है कि वो नेसेसरी नहीं है और आप ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, द ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी दैट गाइड, वो गाइड करेगा स्ट्रैटेजी आपको डेवलप करने में प्लान में। तो यहाँ स्टेटमेंट ओनली 2 इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सॉरी, यहाँ हम एक बार स्टेटमेंट 1 वापस से पढ़ते हैं। ये बोल रहा है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड डिटेल ऑडिट प्लान आर नॉट नेसेसरी डिस्क्रीट सिक्वेंशियल प्रोसेस। ये बोल रहा है प्रोसेस जो सीक्वेंस में होना ज़रूरी नहीं बट क्लोजली इंटररिलेटेड, यानी सीक्वेंस में हो या नहीं हो बट दोनों क्या है, क्लोजली रिलेटेड है। ये सही है। ये जो नॉट है वो किसके रेस्पेक्ट में है, सीक्वेंस के रेस्पेक्ट में, यानी सीक्वेंस में हो या नहीं हो ये ज़रूरी नहीं है बट वो इंटर रिलेटेड होंगे। तो इस वजह से आपके जो दोनों ऑप्शन हैं, ऑप्शन सी वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एड्रेस्ड बाय द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, यानी कौन सी चीज़ एड्रेस नहीं की गई है ओवरऑल स्ट्रैटेजी में। हमने ऊपर देखा स्कोप भी आता है, टाइमिंग भी आती है स्ट्रैटेजी के अंदर और डायरेक्शन भी आता है, बट मॉनिटरिंग हमने कहीं नहीं देखा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 18 नंबर क्वेश्चन है, द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड द ऑडिट प्लान रिमेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी और प्लान के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होने वाला है आपके, क्योंकि दोनों स्ट्रैटेजी और प्लान बनाता ही कौन है, ऑडिटर। तो रेस्पॉन्सिबल भी कौन होगा, ऑडिटर। 19वें क्वेश्चन में चलते हैं, डिटरमाइन अ परसेंटेज टू बी अप्लाइड टू चूज एन बेंचमार्क। आपको बेंचमार्क के सेलेक्ट करने के लिए परसेंटेज अप्लाई करना है उस बेंचमार्क पे। इन्वॉल्व करनी है क्या एक्सरसाइज, इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल जजमेंट, स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल बिहेवियर। ये आपके प्रोफेशनल जजमेंट पे पूरा डिपेंड करेगा कि आप क्या बेंचमार्क डिसाइड करने वाले हैं और उसी के बेसिस पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे उस बेंचमार्क को एक डेफिनेट परसेंटेज से। और आपको जो प्रोफेशनल जजमेंट होगा वो आपकी नॉलेज, एक्सपीरियंस और आपकी जो भी काम अपने तक सीखा है उनसे आने वाला है। अगला है हमारा 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बेंचमार्क इन डिटरमाइनिंग मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। यानी बाकी तीनों आपके बेंचमार्क डिटरमाइन करने में काम में आने वाले हैं, लेकिन एक को छोड़कर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल रेवेन्यू, ऑडिट प्रोग्राम एंड टोटल इक्विटी।
यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑडिट प्रोग्राम जो है वो आपके लिए बेंचमार्क डिसाइड करने में डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं होगा। बाकी आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स सॉरी, टोटल रेवेन्यू और टोटल इक्विटी, ये तीनों के तीनों डिटरमाइनिंग फैक्टर रहेंगे बेंचमार्क को डिसाइड करने में। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। स्टेटमेंट आपको गिवन है ऑडिटर शेल एस्टेब्लिश एंड प्लान दैट सेट स्कोप। क्या प्लान के अंदर हम स्कोप को डिसाइड करते हैं? टाइमिंग, डायरेक्शन, ये तो स्ट्रैटेजी का पार्ट है। द ऑडिटर शेल एस्टेब्लिश एन ओवरऑल स्ट्रैटेजी दैट सेट स्कोप, डायरेक्शन, ऑडिट, टाइमिंग एंड नो नीड, यहाँ बोल रहा है नो नीड टू गाइड डेवलपमेंट ऑफ द प्लान, तो ये भी गलत हो जाएगा। एंड थर्ड वन इज auditor shall establish an overall strategy that set scope, time and direction of the audit and guide the development of audit plan। तो ये बिल्कुल सही है कि वो गाइड भी करेगा आपके प्लान को भी और आपके साथ इसके साथ स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन को भी डिसाइड करेगा। तो ये आपका सही हो जाता है। और नेक्स्ट वन में भी आपको दे रखा है नो नीड, तो ये भी गलत हो जाएगा और यहाँ भी ऑडिट प्लान की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्लानिंग। एन ऑडिट इन्वॉल्व, एक ऑडिट किस चीज़ को इन्वॉल्व करती है? एस्टेब्लिशमेंट ओवरऑल स्ट्रैटेजी फॉर द एंगेजमेंट एंड डेवलपमेंट प्लान, यानी पहले स्ट्रैटेजी बनेगी उसके बेसिस पे ही आपको प्लान डेवलप करना है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन एंड प्लानिंग द ऑडिट, जब एक ऑडिट की प्लानिंग की जाती है तब क्या होगा? एन ऑडिटर कंसीडर व्हाट वुड मेक द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मटीरियली मिसस्टेटेड, तो वो चेक करेगा कि कौन सी चीज़ें फाइनेंशियल को मिसस्टेटेड बना सकती हैं। अगला बोल रहा है ऑडिटर नॉट कंसीडर, तो वो ऐसा बात तो नहीं है, आपको कंसीडर करना पड़ेगा, रोमम मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं हो जाए कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इस वजह से बाकी आपके स्टेटमेंट गलत हैं। थर्ड वन में भी लिखा है नॉट कंसीडर एंड फोर्थ वन में भी लिखा है द ऑडिटर नीड्स टू कंसीडर व्हाट वुड मेक द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मटीरियली मिस स्टेटेड, तो यहाँ मटीरियली मिस स्टेटेड नहीं चेक करना, एक्चुअली ऑडिट ओनली, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला है 24 एज पर स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 320 मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ एन ऑडिट रिक्वायर दैट एन ऑडिटर, यानी एज पर स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 320 क्या रिक्वायर है? ये बोल रहा है शुड नॉट, क्या आपको मटीरियलिटी को कंसिडर नहीं करना है? इट्स रिलेशन विथ ऑडिट रिस्क वाइल कंडक्टिंग एन ऑडिट, तो ये तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पॉइंट है वो हमारा शुड कंसिडर मटीरियलिटी, आपको मटीरियलिटी को कंसिडर करना है, उसका रिलेशन भी चेक करना है ऑडिट रिस्क वाइल कंडक्टिंग एन ऑडिट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट रहेगा एज पर मटीरियलिटी के जो स्टैंडर्ड है 320 के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है आपको ट्रू स्टेटमेंट फाइंड करना है और बाकी जो स्टेटमेंट है उनको रीड करना है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है द इंटरनल ऑडिट प्लान शुड कॉम्प्राहेंसिव, जो आपका ऑडिट प्लान होता है वो कॉम्प्राहेंसिव होता है इनफ टू इंश्योर दैट हेल्प टू अचीविंग द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट, और वो आपको हेल्प करता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में जो भी आपने इंटरनल ऑडिट के टाइम डिसाइड किए। इंटरनल ऑडिट शुड generally consist with the goal and objective internal audit function is listed out in the internal audit charter as well as the goal of objective of the organization, तो ये भी ठीक है। ऑप्शन थर्ड है in case of entire internal audit or a particular internal audit engagement has been outsourced, internal audit should also ensure that the plan is consist with the term of audit engagement, आपका प्लान आपकी ऑडिट इंगेजमेंट के टर्म के साथ क्या करना चाहिए? मैच करना चाहिए, तो ये चारों स्टेटमेंट ही बिल्कुल ठीक है। अगला है हमारा 26 वंस द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी हैज़ एस्टेब्लिश्ड डैश कैन बी डेवलप टू एड्रेस द वेरियस मैटर्स आइडेंटिफाई द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी टेकिंग इनटू अकाउंट द नीड टू अचीव द ऑडिट ऑब्जेक्टिव थ्रू द इफेक्टिव यूज़ ऑफ अनदर रिसोर्स, जो ऑडिट के रिसोर्सेज है उसको यूज़ करते हुए आपको अपने जो अचीव ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करना है। तो यहाँ जो डिटेल प्लान की बात हो रही है वो ऑडिट प्लान हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए आपको डेवलप करना होगा एक ऑडिट प्लान, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑडिटर शैल डेवलप एन ऑडिट प्लान दैट शैल इंक्लूड आर डिस्क्रिप्शन, यानी एक ऑडिटर का जो प्लान है वो किस चीज़ के डिस्क्रिप्शन को इंक्लूड करेगा? नेचर, टाइम एंड एक्सचेंज, प्लान, रिस्क और जो प्रोसीजर्स हैं वो जो है इंक्लूड करेगा। इसके अलावा नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड को भी देखेगा, प्लान जो कि फर्दर ऑडिट जो करने वाले हैं प्रोसीजर एग्जर्शन लेवल पे भी चेक किए जाएंगे। इसके अलावा ऑप्शन सी, पॉइंट सी है अदर प्लान एंड ऑडिट प्रोसीजर दैट आर रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट सो दैट इंगेजमेंट कंप्लाइंसेज विद, ताकि आपकी जो ऑडिटिंग है उसके साथ कंप्लाइंसेज कर पाएँ स्टैंडर्ड्स के साथ, और जो ऑप्शन डी है वो आपका सही हो जाएगा। ओवरऑल ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला है 28 दो स्टेटमेंट गिवन है, आपको देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। और 28 का पहला स्टेटमेंट बोलता है ए रीज़न
a response that indicate a difference between information requested to be confirmed and information provided by confirming party, यानी जो आपने information मांगी और जो provide की गई is negative confirmation, उन दोनों में किसी तरह का difference है. एंड ऑप्शन अगला है हमारा, तो ये जो है वो गलत स्टेटमेंट है यहाँ. अगला पॉइंट है अ फेलियर ऑफ द कन्फर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड और फुल्ली रिस्पॉन्ड पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट और ए कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट रिटर्न अनडिलीवर इज एक्सेप्शन. तो ये भी आपकी गलत हो जाएगी, यानी इस पॉइंट में दोनों ही स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, यानी ऑप्शन सी यहाँ सही होने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. CA विजय जो हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर XYZ लिमिटेड के 2021 ईयर के लिए. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ assembling the audit file, CA Vijay verified that team has to change all the can be and to the audit documentation at this stage. Which of the following changes cannot be made the audit documentation during the financial assembly process? आप कौन सी चीज़ डॉक्यूमेंटेशन में चेंज नहीं कर सकते. यहाँ हमें देखना है ऑप्शन ए है शॉर्टिंग, कलेक्टिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग, या आप पेपर्स में लिखेंगे. इसके अलावा साइनिंग ऑफ कंप्लीशन चेकलिस्ट रिलेटिंग टू द फाइल असेंबली प्रोसेस, ये भी होगा. आप चेकलिस्ट भी मेंटेन करेंगे अपने पेपर्स में. डिलीटिंग एंड डिसगार्डिंग जो सुपर सेट डॉक्यूमेंट है वो भी आपको रखने हैं. लेकिन रिकैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन आप नहीं करेंगे. आप ये मानेंगे मैनेजमेंट ने जो आपको फाइनेंशियल प्रोवाइड किए हैं वो पर्टिकुलरली सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स FRS रूल को अकॉर्डिंग ही आपको मैनेज करके बनाए गए हैं. आपको जो प्रोवाइड किए गए हैं वो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग रूल्स, ऑडिटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर किए गए हैं. तो ये आपको चेक नहीं करना. 30 नंबर क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है आपको इनकरेक्ट. तो पहला देखिए ऐसे 230 है जो कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल ठीक है. 500 बात करता है ऑडिट एविडेंस की, ये भी ठीक है. रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है वो 580 है, जबकि 505 का नाम होता है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन. तो आपको ध्यान रखना है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन जो है वो आपका है ऐसे 505 एंड 6 जो है 560 वो आपका बिल्कुल सही है सब्सिक्वेंट इवेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 31. डैश इज रेफर्स टू एन ऑडिट प्रोसीजर और परफॉर्म टू बी ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ किसकी अंडरस्टैंडिंग एंटिटी इट्स इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल टू आइडेंटिफाई एसेस द रिस्क ऑफ रोमम, यानी आपको रोमम और उसका इन्वायरमेंट ये आपको पहचानना है. तो ये आप किससे पहचानेंगे? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर और ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ आपका आंसर सही होने वाला है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर हम ये सारी बातें चेक करते हैं, एंटिटी कैसी है, इसका इन्वायरमेंट कैसा है और किस लेवल का वहाँ रोमम है. तो ये सारी चीज़ें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या प्रोवाइड करवाता है? एविडेंस ऑफ द ऑडिटर बेसिस ऑफ ए कंक्लूजन, यानी एक ऑडिटर को बेस बनाता है ताकि वो एविडेंस उसके बेसिस पे वो अपने एविडेंस के कंक्लूजन के ड्रॉ कर ले, यानी जो एविडेंस बनता है किसके लिए? कंक्लूजन के लिए. अचीव द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर और एविडेंस दैट ऑडिट प्लान एंड परफॉर्म द अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल जो लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है. यहाँ ये बात ऑप्शन बी अगला चलते हैं. एविडेंस द ऑडिटर बेसिस ऑन ए कंक्लूजन अबाउट द अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर एंड एविडेंस that the audit was planned and performed in accordance with the standard applicable legal and regulatory requirement. यहाँ हमें जो पॉइंट्स में डिफरेंस देखना है तो वो हो जाएगा आप यहाँ दोनों स्टेटमेंट में भी आपको माइनर डिफरेंस दिखेगा. यहाँ देखिए लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है एंड, यानी कि ये दोनों कंडीशन में से कोई एक चीज़ सेटिस्फाइड होगी. यहाँ दोनों कंडीशन एक साथ है. यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, एक तो बनता है एविडेंस बनता है कंक्लूजन के लिए, तो ये बात सही है. उसके साथ साथ वो एविडेंस बनता है ऑडिट जो कि प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग क्या परफॉर्म की गई है, अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एप्लीकेबल जो भी लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग काम हुआ ये नहीं, यानी ये दोनों चीज़ें एक साथ चेक करेंगे. ये इसके लिए जो है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ये बातें आपको प्रोवाइड करवाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 33 में स्टेटमेंट में से करेक्ट पूछा है. पहला स्टेटमेंट है the auditor shall assemble the audit documentation in an audit file and complete the administrative process of assembling the final audit file on a timely basis after the date of auditor's report. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है तो यहाँ हमारा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. एंड नेक्स्ट पॉइंट जो देखते हैं, एक सेकेंड,
यहाँ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ऑडिटर शैल असेंबल द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इन फाइल एंड शैल नॉट कंप्लीट, तो ये गलत हो जाएगा। वैसे हमें करेक्ट स्टेटमेंट मिल चुका है तो हम अगले क्वेश्चन पे जा सकते हैं। एंड ऑडिट एविडेंस इंक्लूड, यानी ऑडिट एविडेंस में क्या चीज़ इंक्लूड की जाती है। 34 में देखिए, इंफॉर्मेशन कंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड अंडरलाइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोथ इंफॉर्मेशन कंटेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड अंडरलाइंग द फाइनेंशियल और अदर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ दोनों तरह की एविडेंस बनती है, चाहे फाइनेंशियल हो और नॉन फाइनेंशियल हो। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई लिटिगेशन एंड क्लेम इन्वॉल्विंग द एंटिटी विच मे गिव रेज टू अ रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट। यहाँ आपको ध्यान रखना है 35 के अंदर कि कौन सी चीज़ें रोमम के अंदर आप इंक्लूड करेंगे। ऑडिटर शैल डिज़ाइन एंड परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर, वो इस तरह से डिज़ाइन करेगा, परफॉर्म करेगा प्रोसीजर को, ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाएँ कि क्या लिटिगेशन है, क्या क्लेम्स हैं इन्वॉल्व होने वाले हैं और रोमम में क्या चीज़ें वो इंक्लूड करने वाला है। ऑप्शन से पहला ऑप्शन है इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से एप्लीकेबल जो भी उसके अदर इंक्वायरी करेगा इंक्लूडिंग इन हाउस लीगल काउंसिल, तो वो जो रूल्स रेगुलेशन है एप्लीकेबल उसके अकॉर्डिंग इंक्वायरी कर सकता है। दूसरा बोला वो मिनट्स को रिव्यू कर सकता है, 2-4 विद गवर्नेंस और करस्पॉन्डिंग जो भी एंटिटीज़ के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है उससे भी वो इंक्वायरी कर सकता है, ये भी सही है। थर्ड वे रिव्यू कर सकता है लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट को। ऑप्शन डी फोर्थ, तो यानी ये चारों चीज़ें अगर उसे लगता है किसी तरह का रोमम इससे अफेक्ट हो रहा है तो वो चारों चीज़ें कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, मिनट्स को चेक कर सकता है और रिव्यू कर सकता है लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, इफ एन ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस, अगर ओपनिंग बैलेंसेस के रिगार्डिंग उसके पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है तो ऐसे में ऑडिटर क्या एक्सप्रेस करेगा। ऑडिटर के पास एविडेंस नहीं है, सफिशिएंट नहीं है ऑडिट एविडेंस, तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है, डिस्क्लेमर कर सकता है एज अप्रोप्रिएट। तो उसे देखना होगा एज पर AS 705 की कौन सी उसे रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द इसकी जो टर्म एंड कंडीशन, जिस सिचुएशन में वो है कि किस तरह की वो ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो आपको देखना होगा अकॉर्डिंग टू 705 ऐसे। 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑडिटर जजमेंट एज टू सफिशिएंसी मे बी अफेक्टेड बाय द फैक्टर्स सच एज, किसकी वजह से ऑडिटर का जजमेंट अफेक्ट हो सकता है। मटीरियलिटी की वजह से, रोमम की वजह से, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन की वजह से, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ऑडिटर के जजमेंट को अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, ऑडिटर हैज़ नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। हाउएवर, when after the date of auditor's report but before the date of financial statement are issued, effect become known, अगर उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करने से पहले लेकिन रिपोर्ट इशू करने के बाद क्या पता चला, कुछ ऐसे फैक्ट पता चले जो कि दैट हैड इट हैड बीन नोन टू ऑडिटर एज द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट मे बी कॉज एन ऑडिटर टू अमेंड द ऑडिटर्स, अगर उसको पहले पता चलता तो वो अपनी रिपोर्ट में अमेंड कर देता अपनी ओपिनियन को, तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए। वो डिस्कस करेगा मैटर्स को विद अप्रोप्रिएट अथॉरिटी और 2-4 विद गवर्नेंस, डिटरमाइन करेगा वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड, और देखेगा क्या उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करना नीड है कि नहीं। इंक्वायरी करेगा हाउ मैनेजमेंट इंटेंडेड टू एड्रेस, और इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से कि मैनेजमेंट ने इस चीज़ को कैसे एड्रेस किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ये चारों चीज़ें ही वो कर सकता है। अगर उसने रिपोर्ट इशू कर दी लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले उसे कुछ फैक्ट पता चलते हैं तो वो ये काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट, यानी ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ रोमम, किस तरह की रिस्क है, डिटेक्शन रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड बिजनेस रिस्क। आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा 39 में ए ऑप्शन, डिटेक्शन रिस्क। ऑडिट रिस्क किसका फंक्शन है, ऑफ द रोमम एंड, यानी कि अगर आप रोमम और डिटेक्शन रिस्क को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आती है ऑडिट रिस्क। और डिटेक्शन रिस्क के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपकी इनहेरेंट रिस्क और दूसरा होता है कंट्रोल रिस्क, इन दोनों को मिला के बनता है हमारा रोमम। अगला क्वेश्चन भी चलते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन है, फॉर ए गिवन लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डिटेक्शन रिस्क बियर, यानी किस लेवल तक आप जो है रिस्क को बियर कर पाएंगे, दैट रिलेशन इज टू द एस इज द रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट लेवल। तो वो रिस्क किस लेवल की होगी, डायरेक्ट लेवल, इनवर्स रिलेशन, नो रिलेशन, ऑप्शन डी ईदर ए और सी। तो 40 में हमें ध्यान रखना है कि यहाँ हमारा जो डिटेक्शन रिस्क है और उसे बियर करने का जो एक्सेप्टेबल लेवल है वो दोनों इनवर्स रिलेशन होगा। द लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क, एक्सेप्टेड लेवल ऑफ डिटेक्शन रिस्क, यानी ऑडिट रिस्क और डिटेक्शन रिस्क AR और DR के अंदर
इनवर्स रिलेशन होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाना है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितने कंपोनेंट से बना है? ऊपर ही हमने बात की 2 कंपोनेंट, जिसमें हमने बात की IR और CR से मिलकर बना है आपका जो है रोमम। नेक्स्ट है कंट्रोल कैन बी रिलेटेड टू एन असर्शन। कंट्रोल कैन बी डैश रिलेटेड। कंट्रोल किससे डायरेक्टली रिलेटेड है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? ऑप्शन डी, नो रिलेशन बिटवीन कंट्रोल एंड असर्शन। तो यहाँ आपको देखना है कि कंट्रोल डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी रिलेटेड हो सकता है असर्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 विच आर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पूछा है। For the purpose of identifying and assessing the risk of raw material, and auditors shall identify risk through the process of obtaining an understanding of the entity and its environment, including relevant control to relate the risk, and by considering the class of transaction, account balance, disclosure in the financial statement. तो यहाँ जो है इनकरेक्ट पूछा है, ये इनकरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। Assess and identified risk and evaluated whether they related more pervasively to the financial statement as a whole or potentially affected by the assertion. Option C है related identified risk and to the can be wrong at the assertion level, taking account to relevant control and that auditor intended to test. ये भी सही। Option D not consider the likelihood of misstatement, including the possibility of multiple misstatement, whether the potential misstatement of a magnitude that could result in material misstatement. ये स्टेटमेंट गलत है और हमें गलत ही पूछा था। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलते हैं फोर्थ, क्योंकि डी स्टेटमेंट में बोला नॉट कंसीडर द लाइकलीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट, यानी आपको कंसीडर नहीं करना मिस स्टेटमेंट को, जबकि मिस स्टेटमेंट को तो कंसीडर किया जाएगा। एंड और क्या बोला, इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल मिस स्टेटमेंट, वेदर द पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट ऑफ अ मैग्नीट्यूड दैट कुड रिजल्ट है मटीरियल मिस स्टेटमेंट। सबसे पहले ही बोल दिया नॉट कंसीडर, लेकिन यही गलत हो जाता है, आपको कंसीडर करना पड़ता है मटीरियल मिस स्टेटमेंट को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 रेफर्स टू अ डिफरेंस बिटवीन अमाउंट क्लासिफिकेशन, presentation or disclosure of a reported financial statement item and that amount classification, presentation or disclosure that is required for an item to be accordance with the applicable financial reporting framework. यहाँ आपको चेक करना है। मिस स्टेटमेंट हमारा आंसर हो जाएगा। मिस स्टेटमेंट रेफर्स टू द डिफरेंसेस, यानी मिस स्टेटमेंट में ही हम ये चेक करते हैं डिफरेंसेस तो नहीं है बिटवीन द अमाउंट क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर जो कि रिपोर्ट की गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एंड द अमाउंट ऑफ क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट इन द आइटम टू बी अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल, यानी जो अमाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है और अकॉर्डिंग टू FRF होनी चाहिए थी, उन दोनों में जो डिफरेंसेस होगा उसी के बेसिस पे ही हम बता पाएंगे कि मिस स्टेटमेंट है कि नहीं है। 45 नंबर क्वेश्चन है। लेटेस्ट एंड वाइब्रेट लिमिटेड जो है is an unlisted public limited company. For the above mentioned company, it will be required to appoint an internal auditor according to the provision of Companies Act 2013 only when during the preceding financial year the paid up share capital of the company. तो कब वो कंपनी जो है इंटरनल, तो यहाँ हमें जो पूछा है वो पूछा है आपको इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए आपकी जो कंडीशन है वो कौन सी सेटिस्फाइड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द पेड अप शेयर कैपिटल एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ ऑप्शन हमारा बी आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए टू द फैक्ट, क्योंकि आपको क्वेश्चन में सीधा फैक्ट पूछा है कि मोर देन और इक्वल टू 50 करोड़ अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल है तो आपको अनलिस्टेड कंपनी होते हुए भी इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना ज़रूरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 में है ब्राइट एंड स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड will be required according to the provision of Companies Act 2013 appoint an internal auditor if only if turnover, ऊपर हमने बात की पेड अप शेयर कैपिटल के बेसिस पे और यहाँ आपको पूछा है टर्नओवर के बेसिस पे कब इंटरनल ऑडिटर की जो है अपॉइंटमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, जब लेस देन और इक्वल टू 200 करोड़ आपका टर्नओवर हो। ऑप्शन बी मोर देन और इक्वल टू 200 करोड़ हो, लेस देन और इक्वल टू 150 करोड़ एंड मोर देन और इक्वल टू 150 करोड़। आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जब आपका टर्नओवर 200 करोड़ से ज़्यादा होगा तभी आपको क्या करना है, इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 कंपोनेंट ऑफ अ रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट, यानी रोमम का एट असर्शन लेवल पे जो कंपोनेंट है वो क्या रहेगा, इंटरनल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क।
नेक्स्ट ऑप्शन है इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क की ऑलरेडी हमने बात की कि रोमम 2 पार्ट से मिलकर बनता है, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन डेविएशन फ्रॉम कंट्रोल अपॉन विच ऑडिटर इज इंटेंड्स टू रिलाई आर डिटेक्टेड, यानी कि कब द ऑडिटर शैल नॉट मेक इंक्वायरी these matter and other the potential consequences, तो बोल रहा है इंक्वायरी नहीं करेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन बी है द ऑडिटर शैल मेक अ स्पेसिफिक इंक्वायरी टू अंडरस्टैंड दीज मैटर्स आर द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस, बोल रहा है केवल स्पेशल इंक्वायरी करेगा। ऑप्शन सी बोल रहा है द मैटर्स शैल मेक जनरल इंक्वायरी टू अंडरस्टैंड दीज मैटर्स फॉर देयर पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज, यहाँ बोल रहा है कि आपको क्या करना है, जनरल इंक्वायरी करनी है। ऑप्शन डी बोल रहा है ऑडिटर शैल मेक बोथ जनरल एंड स्पेसिफिक, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अब अगर किसी तरह का डेविएशन आता है आपके कंट्रोल्स के रिगार्डिंग तो केवल स्पेसिफिक इंक्वायरी की जाएगी ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाएँ मैटर्स को जो कि पोटेंशियल रखते हैं कॉन्सिक्वेंसेज में। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होने वाला है। 49 नंबर क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ द असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट टेक अकाउंट इन इंटरनल कंट्रोल, किसकी वजह से हम असेसमेंट करते हैं रोमम का। The extended of a substantive procedure may need to be increased irrespective of the result from test of control, बोलता है irrespective, भले कितना ही आपका रोमम उसके बेसिस पे substantive procedure लगा देते हैं तो गलत। The extended of substantive procedure may need to increase when the result of test from control are satisfactory, जब सारे टेस्ट और कंट्रोल सेटिस्फैक्ट्री है तो क्यों ज़रूरत पड़ी इंक्रीज करने की substantive टेस्ट प्रोसीजर को, ये भी गलत है। The extended of substantive procedure may need to decrease when the result of tested control are unsatisfactory, अब जब रिजल्ट अनसेटिस्फैक्ट्री हैं तो आपको जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर है वो डिक्रीज कैसे करना है, आपको वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि रोमम जो है वो रिस्क लेवल के है कम आए। अगला ऑप्शन डी पढ़ते हैं द एक्सटेंडेड ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर में नीड टू इंक्रीज when the result of test of control और unsatisfactory, अगर आपकी टेस्ट ऑफ कंट्रोल का रिजल्ट अनसेटिस्फैक्ट्री आया है तो आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर को क्या करना है, इंक्रीज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है रोमम यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट में बी डिफाइंड एज द रिस्क, उसके किस तरह के रिस्क का डिफाइन किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटीरियली मिस स्टेटमेंट आफ्टर ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटीरियली मिस स्टेटमेंट ड्यूरिंग द ऑडिट, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटीरियली मिस स्टेटेड प्रायर द ऑडिट। तो यहाँ आपको देखना है कि रोमम जो है वो डिफाइन करती है किसको, ऑप्शन सी को, यानी कि आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिस स्टेटेड प्रायर टू दी ऑडिट, ये आपको ध्यान रखना है, इसको डिफाइन करती है आपकी रोमम। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम आने वाले 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। इस जो MCQ जो बनते हैं वो 160 टोटल आपके ICA के मॉड्यूल में हैं और इसमें से हमने 50 इस वीडियो में डिस्कस किए। बाकी के जो 1 आपके बचे हैं 110 उसको हम आने वाले 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहें तो हम आगे के जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स और जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है वो भी हम लेने वाले हैं, ट्रू फॉल्स वाले भी। थैंक यू सो मच।